इवन मैंने हिंदी के लिए भी मैया पाठशाला की ही टेस्ट सीरीज ले रखी थी और टेस्ट सीरीज से जो रिवीजन हो रहा था वो जो सर जो रिवीजन करवा रहे थे टेस्ट सीरीज से वो एकदम फास्ट ऐसे हो रहा था कि जल्दी जल्दी रिवीजन हो जा रहा है। ये परीक्षा जो है साथियों ये 224 नंबर की होती है। पहला प्रश्न पत्र 75 का होता है, दूसरा भी 75 का होता है और तृतीय प्रश्न पत्र जो है वो 50 अंक का होता है। कुल मिलाकर के 200 अंक की परीक्षा होती है और 24 नंबर का इसमें साक्षात्कार होता है। तो आपने प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसकी 5 यूनिट आपको याद होगी कि ये यूनिट है, उसमें व्याकरण भी है, काव्यशास्त्र भी है, उसमें प्राचीन काव्य भी है और आधुनिक काव्य और कथा साहित्य भी है। तो उसको आपने कैसे मैनेज किया, फिर सेकंड को कैसे मैनेज किया और तृतीय प्रश्न पत्र को कैसे मैनेज किया, कैसे कितना समय दिया। तो आधुनिक काल को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि तुम तो सफल हो गई हो, सहायक आचार्य बन गई हो, अभी आगे आने वाली जो पीढ़ी है जो अभी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है उनको आधुनिक काल में तुम क्या कहना चाहोगी कि ऐसे तैयार करो? साहित्य को तैयार करने की क्या रणनीति रही है तुम्हारी? साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक महद अवसर है और इस अवसर पर मैं आज सभी साथियों को एक बहुत ही प्रतिभाशालिनी अभ्यर्थी और अध्येत्री से आपको सबको मुखातिब कराऊंगा। एक ऐसी सफलता अर्जित करी है मित्रों जिसके लिए निश्चय ही कोई भी युवा जो है उसका वो स्वप्न होता है वहां तक पहुंचने का। और आज मेरे साथ है प्रियंका दाधीच। प्रियंका दाधीच वस्तुतः मूलतः नागौर जिला जो है उसमें मकराना के पास में एक बोरावट नाम का एक छोटा सा गांव है, उस गांव से निकलकर ये यहां तक पहुंची है। सफल हुई है राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो 2023 की जो भर्ती थी, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा, उसमें बहुत अच्छी रैंक पर इसका चयन हुआ है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जीवन में सदा सर्वदा ये इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे, स्वाध्याय में लगातार लगी रहे। मेरा एक ही उद्घोष जीवन का रहता है कि हम कोई भी सफलता प्राप्त कर लें, रुके नहीं। ये बात भी कहना चाहूंगा कि ये सफलता के एक पायदान पर चढ़ी है, कार्य करने की योग्यता इसने अर्जित की है। ये कितनी सफल हुई है ये आने वाले 10 साल बाद में शायद जो है ये स्वयं महसूस करेगी, या फिर दुनिया या आप लोग जो मुझे अभी सुन रहे हैं, जो मेरे स्नातक या स्नातकोत्तर में जो पढ़ रहे हैं, वो फिर निर्धारण करेंगे कि कितनी सफल ये जीवन में हुई है। अभी की जो सफलता इसको जो मिली है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये परिजन की सफलता है, जहां पर इसके लिए इसके पिता ने, इसकी मां ने जो है वो जीवन में त्याग करके यहां तक इसको जो है विपरीत परिस्थितियां, अभी इसी के मुख से हम सुनेंगे, उन विपरीत परिस्थितियों में इसका सहयोग किया, सपोर्ट किया और आज ये अपना जो समय था उस समय का सदुपयोग करते हुए यहां पर आकर के पहुंची है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले संस्थान की प्रबंधिका है सोना, उससे निवेदन की जो है वो माला द्वारा स्वागत करेंगे। और सोना, साथियों मेरे लिए ये निश्चय ही एक ऐसा पल है, मुझे यूं लग रहा है कि एक बेटी जो है वो सफल हुई है और ये सफलता जो है इसने बिल्कुल ऐसे समय में, मैं इसके जो है वैयक्तिक जीवन से काफी 1-1.5 साल से जुड़ा रहा हूं, मुझे पता है दुर्धर्ष परिस्थितियां, संकटों का सामना किया, तो मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से ये लेखनी सुपुर्द करता हूं कि ये लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, ये लगातार विद्यार्थियों के हित के लिए लगातार ये चलती रहे। इसी भाव से जो है मैं आप सभी के सहयोग से स्वागत करता हूं पुनः प्रियंका दाधीच का। और मित्रों, ये जो साक्षात्कार है इसमें किसी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं, मैं बिल्कुल साक्षात जो है वो इसके जीवन से आप लोग कुछ सीख पाए, कुछ प्रेरणा ले पाए। मैं समझता हूं कि बहुत सारे साथी हैं जो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके भी इस परीक्षा में रह गए हैं, वो कम योग्य नहीं है, लेकिन निश्चय ही इसकी जो प्रेरणा है उसके माध्यम से और वो प्रेरित होकर के और जीवन में आगे अच्छा करेंगे। और हिंदी के लिए जो है वो किस प्रकार से इसने तैयारी करी, एक बड़ी परीक्षा थी, 3 प्रश्न पत्र इसमें होते हैं, कैसे इसने किया, वो सारी बातें हम करेंगे। लेकिन पहला सवाल जो कि स्वाभाविक साख है कि ये शिक्षा जगत की शिखरस्थ एक पद है और उस पर पहुंचने का, उस पर आने का ये स्वप्न तुमने कहां से देखा, कैसे देखा, या फिर यूं ही चलते चलते कहीं यात्रा थी और उस यात्रा में तुम यहां तक आ गई हो? सबसे पहले तो गुरुदेव के चरणों में नमन, शुभकामनाएं। खूब बहुत धन्य होता है वो शिष्य जिसके जीवन में गुरु होता है और वो भी सही मार्गदर्शन करने वाला गुरु होता है।
हमने आपको पाया, नियति से आपने मिलवाया, नियति ने आपसे मिलवाया, उसके लिए नियति को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी यह यात्रा, मेरे लिए यह सहायक आचार्य का स्वप्न देखना, ये सहज ही नहीं था। ना ही ऐसा था कि मैं पहले से ही सहायक आचार्य बनना चाहती थी। यूँ तो 2012 में मैंने नेट कर लिया था और 2024 तक आते आते मुझे ये मंजिल मिल पाई। लेकिन मेरी एक मित्र है, परम मित्र जिसे मैं कहूँगी अपनी, वो लेक्चरर है। किस विषय की है? जी वो हिंदी से ही है, Okay. पल्लवी हैं वो। उन्होंने मुझे बोला था कि आपको सहायक आचार्य की तैयारी करनी चाहिए और तुम कर सकती हो क्योंकि तुम्हें हिंदी से प्रेम है, तुम खुद कविताएं लिखती हो। हाँ, बीच में टोकूंगा कि प्रियंका जो है वो केवल रटने वाली एक मात्र अभ्यर्थी ही नहीं है, ये बहुत अच्छा लिखती है, उम्दा लिखती है। जब साक्षात्कार कार्यशाला हुई, इसे सुना, इसकी स्वरचित जो रचनाएं हैं वो भी बहुत सुंदर लिखती है। हाँ, फिर जी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको सहायक आचार्य करना चाहिए और ये कहूँगी कि ये सपना मेरे लिए मैंने नहीं देखा, उसने देखा और उसके देखने मात्र से मैंने ये किया और वो बहुत खुश हुई जब मैं इस पद पर आई। और एक दोस्त का जो सहयोग रहता है वो पूरा उन्होंने किया। पोस्टेड होने के बाद भी उन्होंने मेरे साथ मेरी तैयारी में सहयोग किया, मुझे प्रश्न पूछती थी, मेरे मॉक लिए उन्होंने, उनका काफ़ी सहयोग रहा मेरे साथ। तो साथियों, एक चीज बीच में जैसे जैसे मुझे लगेगा मैं बोलता रहूंगा कि जीवन में जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, कोई लक्ष्य को खोज रहे होते हैं, उस समय आपकी जो आसपास का जो लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए। पल्लवी जिसका ये नाम ले रही है, तो उसका इस रूप में बड़ा सहयोग इसको मिला कि वो जो है एक वातावरण बन जाता है कि किस प्रकार से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो ये बहुत आवश्यक है। पहली चीज आपके काम की ये थी। हाँ, फिर उसके बाद मैंने शुरू किया। सबसे पहले आता है कि विषय में तो सभी एक्सपर्ट होते हैं, विषय सबका अच्छा होता है। इसमें एक और होता है कि तीसरे पेपर का भी बहुत वेटेज होता है। अगर आपके तीसरे पेपर में अच्छे नंबर नहीं हैं तो विषय के जो नंबर हैं कहीं ना कहीं आप उनमें पिछड़ सकते हैं। तो मेरे तीसरे पेपर में मेरे को 33 नंबर मिले और तीसरे पेपर के लिए मैंने जो तैयारी की थी वो मैया पाठशाला से की थी। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल जो आरपीएससी का ट्रेंड रहा है उसमें पॉलिटिकल का वेटेज ज़्यादा होता है। तो राहुल चौधरी सर की जो पॉलिटिकल की क्लासें थी वो बहुत बहुत उम्दा थी। मैंने तीसरे पेपर के लिए उन्हीं की टेस्ट सीरीज ली थी, मैया पाठशाला की ही, और मैया पाठशाला का ही मैंने कोर्स लिया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे पढ़ के। और कला और संस्कृति के लिए मैंने किताबें पढ़ी थी, जैसे 10वीं और 12वीं की जो किताबें हैं वो मैंने पढ़ी थी और उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिला। और मुझे ऐसे लगता है कि राजस्थान में अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो पॉलिटिक्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। राजस्थान जानवितान की राहुल चौधरी की पुस्तक है, राजस्थान राज व्यवस्था नाम से जी, है। राजस्थान राज एक व्यवस्था। भारत की राज व्यवस्था भी है, तो इसमें तो राजस्थान की राज व्यवस्था ही आती है थर्ड पेपर में। राजस्थान का ही पूरा जीके आता है। तो राजस्थान राज व्यवस्था का काफी सहयोग रहा। और उसके अलावा जो उनके करंट के जो प्रश्न थे वो भी उनके काफी अच्छे थे। उनकी टेस्ट सीरीज काफी अच्छी थी। इवन मैंने हिंदी के लिए भी मैया पाठशाला की ही टेस्ट सीरीज ले रखी थी और टेस्ट सीरीज से जो रिवीजन हो रहा था वो जो सर जो रिवीजन करवा रहे थे टेस्ट सीरीज से वो एकदम फास्ट ऐसे हो रहा था कि जल्दी जल्दी रिवीजन हो जा रहा है दोनों पेपर का, प्रथम पेपर का भी और द्वितीय पेपर का भी। और बहुत ही अच्छे प्रश्न और कीमत तो ऐसी जैसे मतलब सभी खरीद सके वैसा, कोई भी ना ज़्यादा उसकी प्राइस है ना कुछ। और बहुत ही अच्छा सहयोग रहा मुझे मैया पाठशाला से। तो मेरे तीसरे पेपर में भी अच्छे अंक है और मेरे बाकी दोनों पेपर में भी सब्जेक्ट के जो पेपर थे उसमें भी मेरे जो इनका कोर्स रहा है सर का, जैसे काव्य शास्त्र जो है मैंने पूरा सर से पढ़ा है, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। और भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की तो जो किताब है सर की उसमें से बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ गया था। हाँ, 60 प्रश्न उसमें यूनिट में आते हैं और 60 में से 60 के 60 प्रश्न जो है उस पुस्तक से, काव्य शास्त्रीय सिद्धांत और समीक्षा भारतीय और पाश्चात्य पुस्तक जो थी जी। और मैं अभी सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि सर का अभी जो एक सर की जो पुस्तक आई है हिंदी साहित्य प्रश्न संचय का,
और मैं सर से इतने सारे उपहार पाने के बाद में एक उस पुस्तक की लालसा और करती हूँ कि सर मुझे वो एक पुस्तक और बिल्कुल दें बिल्कुल मिलेगी। उपहार स्वरूप। और हिंदी साहित्य विविध धाराएं करके भी सर की एक पुस्तक है, जो मुझे ऐसा लगता है कि क्या आपने हिंदी साहित्य विविध कालखंड पढ़ी है? आपने हाँ, पढ़ी है? जी जी मैंने पढ़ी थी हिंदी साहित्य विविध कालखंड। इसका जो अभी वाला जो वर्जन है वो मैंने नहीं पढ़ा था, इसका जो पुराना वर्जन जो मेरे पास है वो मैंने पढ़ा था। और जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, ये जो परीक्षा है उसमें 3 प्रश्न पत्र होते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं जो है वो यहीं से शुरुआत करता हूँ इस साक्षात्कार की, और आप एक एक करके उत्तर देते जाइएगा कि ये परीक्षा जो है साथियों, ये 224 नंबर की होती है। पहला प्रश्न पत्र 75 का होता है, दूसरा भी 75 का होता है, और तृतीय प्रश्न पत्र जो है वो 50 अंक का होता है। कुल मिलाकर के 200 अंक की परीक्षा होती है और 24 नंबर का इसमें साक्षात्कार होता है। तो आपने प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसकी 5 यूनिट आपको याद होगी कि ये यूनिट है, उसमें व्याकरण भी है, काव्यशास्त्र भी है, उसमें प्राचीन काव्य भी है और आधुनिक काव्य और कथा साहित्य भी है। जी जी तो उसको आपने कैसे मैनेज किया, फिर सेकंड को कैसे मैनेज किया, और तृतीय प्रश्न पत्र को कैसे मैनेज किया, कैसे कितना कितना समय दिया, वो एक बार संक्षेप में बताओ। जी, तृतीय प्रश्न पत्र का तो मैं आप सबको हाँ, बता ही वो हो चुकी गया, हूँ। हाँ। और प्रथम प्रश्न पत्र में जो है, जो प्रथम यूनिट है वो भाषा विज्ञान से संबंधित है और उसी में ही एक व्याकरण का पोर्शन आता है। और वो भाषा विज्ञान वाला जो पोर्शन है वो भी मैंने सर से ही किया था। सर की जो पुस्तक है व्याकरण वाली, उसी में दिया हुआ है, व्याकरण हिंदी व्याकरण माला उनकी पुस्तक है, और उसी में ही भाषा विज्ञान का जो पोर्शन दिया हुआ है वो उतना काफ़ी था इस परीक्षा के लिए, और मैंने उसी से पढ़ा। और सर के मैंने जो टेस्ट सीरीज के जो वीडियोस थे, जो एक्सप्लेनेशन सर ने करवाए थे, वो मैंने किए और वो काफ़ी थे उस प्रथम यूनिट के लिए, वो काफ़ी था। वो उतना ही मैंने किया और वो भगवान ने मतलब वही था कि उसमें उससे बाहर कुछ गया नहीं था। और उसके बाद जो द्वितीय यूनिट जो आपकी आती है, द्वितीय यूनिट आपकी जो छंद शास्त्र, छंद से, अलंकारों से, काव्य शास्त्र से संबंधित आती है, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र हैं। तो सर की जो काव्य शास्त्र वाली पुस्तक थी, सर का जो ले रखा था मैंने टेस्ट सीरीज वाला, उसमें से करके फिर मैंने देखा कि टेस्ट सीरीज का इतना अच्छा किया हुआ है सर ने, इतना अच्छा बताया हुआ है, तो फिर वो पुस्तक मैंने काफ़ी कम समय में मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी। और सर का फिर कोर्स भी मैंने लिया, और काव्य शास्त्र का इन्होंने अलग से मुझे कोर्स दिया था, और उसका मैंने भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र का जो कोर्स है वो सर से पढ़ा। और इंटरव्यू में भी मुझे काफ़ी मदद मिली उससे, मुझे समझने में आसानी रही, काव्य शास्त्र को समझने में थोड़ा अपने को दिक्कत आती है, तो वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सहयोग मिला मुझे उससे। और उसके बाद में 5वीं यूनिट की सर ने एक किताब निकाली थी अपनी, फोर्थ यूनिट जो है, फोर्थ यूनिट, उसमें पाश्चात्य प्राचीन काव्य है। हाँ, प्राचीन तो काव्य। उसको कैसे तैयार किया था? प्राचीन काव्य मैंने टेक्स्ट बुक ही पढ़ी थी, मैं खरीद कर ही लेकर आई थी। जैसे रामचंद्र शुक्ल की जो नागमती वियोग खंड है वो मैंने लिया था, और इसके अलावा ज्यादातर वो मैंने टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ा था। वो जो और मूल 5वां पाठ थे, यूनिट जो वही जिसमें पढ़े। आधुनिक काव्य और कथा साहित्य है, वो उसमें 5वां यूनिट उसमें क्योंकि कामायनी है, राम की शक्ति पूजा है, अंधेरे में है, आधे अधूरे हैं, श्रद्धा और भक्ति है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको कैसे तैयार किया जी, 5वीं यूनिट की मैंने टेक्स्ट बुक भी पढ़ी थी, और टेक्स्ट बुक के साथ साथ अंत समय में सर, जैसे मतलब एग्जाम पास में ही था तब आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसमें से भी मैंने कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी। और आधुनिक काव्य और कथा साहित्य? जी हाँ, कुछ आपके वीडियोस जैसे यूट्यूब पे भी थे तो यूट्यूब से भी पढ़े मैंने। पूरी व्याकरण तो आपकी यूट्यूब से ही पढ़ी है। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि उसके बाद में जब मुझे इंटरव्यू के लिए व्याकरण तैयार करना था, तो सर ने मुझे जल्दी से व्याकरण से जुड़वाया, और सर को जब पता चला कि मैं यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, तो सर ने मुझे बिना कोई फीस लिए मुझे व्याकरण से खैर जुड़वाया। ये मतलब मैं भूल बहुत- जाता हूँ, मुझे पता नहीं है इस बात का, है ना? जी, अच्छा, मतलब- चलिए, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है, चूंकि सहायक आचार्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें संपूर्ण जो भाग है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। उसमें आदिकाल से लेकर के और अधुनातन पर्यंत जो समकालीन कविता और अभी जो चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो पत्र पत्रिकाएं हो, पुरस्कार हो, नवीन नवलेखन हो, वो सारा सब कुछ। तो पहला प्रश्न तो मैं ये करूंगा प्रियंका कि ये पूरा जो आदिकाल है, मतलब आदिकाल क्या, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको डराता है? हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक कालखंड है वो डराता है। और मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि जब साहित्य पढ़ने की आप शुरुआत करें तो आधुनिक काल से शुरुआत करें साहित्य की, ताकि आदिकाल से जब हम शुरू करते हैं तो आधुनिक काल तक आते आते हम उब जाते हैं, और फिर हम उसको आधुनिक काल को उतना अच्छा तैयार नहीं कर पाते। हो सकता है कहीं ना कहीं मतलब लिखित परीक्षा में आपका आधुनिक काल है जो आपको सहारा दे देता है,
और आप वहां निकल जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू में इसका बहुत वेटेज रहता है सर। इंटरव्यू में आधुनिक काल, छायावाद और प्रगतिवाद, इन 2 कालों पर आपका पूरा इंटरव्यू निकल सकता है। तो आधुनिक काल को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि तुम तो सफल हो गई हो, सहायक आचार्य बन गई हो, अभी आगे आने वाली जो पीढ़ी है जो अभी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है, उनको आधुनिक काल में तुम क्या कहना चाहोगी कि ऐसे तैयार करो? साहित्य को तैयार करने की क्या रणनीति रही है तुम्हारी? जी सर, है ना, मैंने मूल पुस्तकें भी पढ़ी हैं। जैसे मैंने नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, मैंने रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का मैंने हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास पढ़ा, प्रवृत्तियों के लिए मैंने विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का संक्षिप्त और सरल इतिहास वो पढ़ा। और उसके अलावा हिंदी साहित्य जो विविध कालखंड, जो आपकी पुस्तक थी, वो मैंने पुरानी खरीदी थी, लेकिन मेरी मतलब लाइब्रेरी में जो और तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके पास आपकी ये पुस्तक थी और मैं उनसे लेकर पढ़ती थी। और मैं उनसे लेकर पढ़ती थी और उससे मतलब मुझे काफी सहयोग मिला। और वो पुस्तक ऐसा है कि उसमें जो कथनों का जो संचयन किया गया है, क्योंकि आजकल ज्यादातर कथन ही पूछे जाते हैं और कथन उसमें बहुत ये अच्छा बीच में और बोलूंगा कि साहित्य इतिहास जो है उसका पैटर्न जो है वो अभी निश्चय ही बदल रहा है। अभी जो संस्कृत एजुकेशन वाला जो प्रश्न पत्र हुआ उसमें हमने देखा कि वो तथ्यों वाली जो भरमार जो थी, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जमाने की जो चीजें थी, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है और उसकी जगह जो है वो साहित्य की अवधारणा और समझ आधारित प्रश्न है। उसके लिए मित्रों, या तो आपको रामचंद्र शुक्ल जो है डॉक्टर नगेंद्र को आपको पढ़ना चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को आपको पढ़ना चाहिए, राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हालांकि वो भक्ति काल तक ही है। उसके बाद में हिंदी काव्य धारा है, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, विश्वनाथ त्रिपाठी की जैसे कि 2 किताबें हैं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और संक्षिप्त इतिहास। लेकिन इन सब के साथ को इसमें से उन पुस्तकों का जो सार रूप है मैंने इस पुस्तक में दिया है और इस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य विविध कालखंड, धाराएं और दृष्टिकोण। ये केवल मैं मेरी पुस्तक है इसलिए नहीं दिखा रहा, इसलिए दिखा रहा हूं कि ये वाली जो पुस्तक आई मित्रों, उसमें जो है ये आप देख पा रहे हैं, आधुनिक काव्य एवं कथा साहित्य। ये एक ऐसी पुस्तक जिसमें जो है वो करीबन 10 से 12 रचनाएं थी। इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं अलग अलग पुस्तक लेकर के उसकी संवेदनाओं से जुड़ना, उसकी पूरा सारांश से जुड़ना और उसके उद्देश्य से जुड़ना, ये सामान्य विद्यार्थी के लिए बहुत कष्टकर होता है। तो ये प्रयास मैंने किया है तो इस पुस्तक में। तो बाकी आपको रामचंद्र शुक्ल तो हर आदमी को पढ़ना ही चाहिए, चाहे हिंदी साहित्य विविध कालखंड है तो रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना बहुत, बिना रामचंद्र शुक्ल पढ़े तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते, ये मैं इसको कह सकता हूँ। तो ये बहुत आवश्यक भी है। साहित्य इतिहास को लेकर के और विद्यार्थियों में बहुत खौफ होता है, जैसा कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक है कि इसमें इतने तथ्य हैं, हम इसको कैसे याद करें। तो इसको आप जो है वो क्या कहना चाहोगी, जो बिल्कुल नया फ्रेशर है उसको साहित्य कैसे पढ़ना चाहिए? 1 मिनट में उत्तर चाहता हूं कि हाँ ऐसे पढ़ना चाहिए, मैंने ऐसे पढ़ा था। सबसे पहले आधुनिक कालखंड को तैयार करो। आधुनिक कालखंड में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो छायावाद है, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तो आपको आ ही जाएंगे, लेकिन छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद पर आपकी पकड़ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखित नहीं साक्षात्कार भी बहुत मायने रखता है और साक्षात्कार के लिए बहुत ही जरूरी है। और उसके अलावा अगर आपको जो कोई दूसरा कालखंड अच्छे, कोई ऐसा विद्यार्थी जो सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड की भी कर रहा है, फुल लेक्चर भी कर रहा है, उन सब के लिए बताओ कि हाँ ऐसे करो, फिर आधुनिक काल पहले पढ़ें, फिर क्या करना चाहिए? आधुनिक कालखंड पढ़ने के बाद में आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी दूसरा कालखंड है वो भक्ति काल है। भक्ति काल का भी उतना ही वेटेज रहता है जितना आधुनिक काल का रहता है। आदिकाल में 4 कवि हैं, जो आदिकाल में जो आपके 4 धाराएं हैं, जैसे सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, रासो साहित्य है, जैन साहित्य है, और उसके अलावा जो कवि द्वय हैं, विद्यापति और अमीर खुसरो, इतना काफी होता है। आदिकाल में हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, आदिकाल हम लोग ज्यादा अच्छे से रटते हैं, जबकि आदिकाल का वेटेज 4-5 प्रश्नों तक ही सीमित हो जाता है सर। तो आधुनिक काल को ज्यादा अच्छे से तैयार करना जरूरी है। और उसमें भी जैसे कहानी, नई कहानी आंदोलन है, मेरा तो पूरा साक्षात्कार सर नई कहानी आंदोलन पर चला था, तो नई कहानी आंदोलन है वो पढ़ना भी बहुत जरूरी है। नई कहानी आंदोलन। अच्छा, आपने जो है इससे सहायक आचार्य बनने से पहले भी कौन कौन सी परीक्षाएं दी है? जी, मैंने सभी परीक्षाएं दी है। मैं पिछले 3 साल से अध्ययनरत हूँ। मैं आपको बता दूं सर कि 2012 में मेरी नेट हुई थी, 2013 में मेरी सगाई हो गई, 2014 में मेरी शादी हो गई थी और फिर मैं चली गई थी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जाने के बाद में मैं पढ़ नहीं पाई, और क्योंकि वहां रहती थी तो राजस्थान के जो नौकरी के एग्जाम है वो देना ही सही नहीं था।
और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उस पिता का, मतलब मेरे पापा, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। समाज के इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के बाद भी उन्होंने पिछले 3 साल से अपने बच्चे को अपने घर पे बिठा के रखा, ससुराल नहीं भेजा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो गवर्नमेंट जॉब चाहती है और वो जब नौकरी लग जाएगी उसके बाद ही वो कुछ सोचेगी, उसके पहले वो अभी वहां नहीं आएगी। और ये लगातार इसकी अपने जिद पास थी रखना। कि मुझे जीवन में जो है सक्सेस होना है मित्रों, सफलता प्राप्त करने की, जी, और जी। इसने की है। हाँ, और इसके लिए मैंने सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। मैंने 2.5 साल से अपने बेटी का बचपन खोया है। मेरे दोनों भाई, मेरी दोनों भाभियां, मेरे माता पिता, इन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया सर। मतलब मुझे कभी मुड़ के नहीं देखना पड़ा कि मेरी बच्ची कैसी है। मेरी भाभियां उसको माँ की जैसे रखती थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि ननद भाभी का रिश्ता वो इतना अच्छा और इतना सुखद था कि उन्होंने सच में मेरी बेटी को बहुत प्यार दिया। अच्छा, जो जो विशेष करके जो बहनें जो तैयारी कर रही हैं, जो जिनके जीवन में, चाहे ऐसी बात नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए विपरीत परिस्थितियां हैं, पुरुषों के लिए भी हो सकती है, जी, लेकिन विशेष करके आप उस संवेदनाओं से जुड़ी हुई हो, आदि आबादी से, जी। तो आप उनको क्या कहना चाहोगी, कैसे मैनेज करके? और जीवन में समस्याएं तो सबके सामने आती हैं, और शादी ब्याह भी सबका होता है, समस्याएं सारी है, तो वो कैसे मैनेज करें, क्या क्या करना चाहिए? जी जी सर जी, मैं अपने ना सभी बहनों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप बहू होने से पहले, आप बेटी होने से पहले, आप माँ होने से पहले, आप स्वयं खुद कुछ हैं। अपने आप को देखें कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो जीवन में। अपने आप के लिए जीना शुरू करें। जब आप अपने आप के लिए जीना शुरू करेंगे तो लोगों को महत्व समझ में आएगा आपका कि आप क्या है। अपने अस्तित्व के लिए अगर लड़ना है तो लड़ो, वो लड़ाई कभी भी गलत नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं वो लड़ाई आगे जाकर सही ही साबित होती है। मैंने अपने अस्तित्व के लिए लड़ा, मैंने अपनी अस्मिता के लिए लड़ा, और इसमें मुझे काफी सहयोग रहा। मैं मतलब पिछले 3 सालों से जालोर जैसी छोटी सी जगह पे रह रही हूँ, और जालोर में आप सब जानते हैं कि जीके में प्रसिद्ध है जालोर तो साक्षरता के लिए कि सबसे कम साक्षरता वहां पर रही है। लेकिन जालोर जैसी छोटी सी जगह पे मुझे बुक शॉप वालों का भी इतना सहयोग मिला। वहां पे भायल बुक शॉप है, उनका मुझे काफी सहयोग रहा। जब मैं उनको रात को भी बोलती थी कि मुझे कोई किताब संपत को चाहिए, बोलो बिना मैडम को लेके आ जाए। तो वो जरूर मुझे वो किताब प्रोवाइड करवाते थे। इसके लिए इस कौन, मंच क्या नाम से, बताया आपने? भायल बुक शॉप। घायल जी, और इसके लिए मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही बात है प्रियंका कि जब हम जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं उसमें एक व्यक्ति का सहयोग नहीं होता, केवल एक महियासर का योगदान हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जी। हमारा जीवन बहुत सारी चीजों से बनता है, बहुत सारे गुरुजन आते हैं हमारे जीवन में, और मैं हमेशा कहता हूँ कि एकाक्षरदाता गुरु, जिसने एक अक्षर भी आपको सिखाया है वो भी आपका गुरु है। कभी समटाइम माँ जो है गुरु बनती है, कभी पिता बनते हैं, कभी पड़ोस बनता है, कभी देखिए पुस्तक विक्रेता का नाम ये ले रही है, बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक विद्यार्थियों के लिए ये अवेयरनेस यदि पुस्तक विक्रेता में भी है तो निश्चय ही जो है वो उनकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। तो विशेष करके बात ये थी कि ये जो महिलाएं जो अभी संघर्ष कर रही है, उनको आपका संदेश ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संयम के साथ और अपने अधिकारों से लड़ते हुए अपने जीवन को आप वहां तक पहुंचा सकती जी, हैं। मैं तृतीय श्रेणी में असफल रही हूँ, मैं द्वितीय श्रेणी में असफल रही हूँ, मैं प्रथम श्रेणी में असफल रही हूँ। मैं द्वितीय और तृतीय श्रेणी में तो मेरा प्रोविजनल हुआ था और अंतिम रूप से मैं चयनित नहीं हो पाई थी। और सबने देखा है, मतलब मेरी लाइब्रेरी के जितने भी साथीगण रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं तो 15-15 घंटे लाइब्रेरी में बिताने वाली लड़की थी, तो मेरा तो वही परिवार हो गया था। तो उन लोगों ने भी देखा है कि कैसे हारने के बाद भी कहाँ से इतना जुनून लेकर आती है कि इसको जीतना ही है। तो और ये वो जुनून आपको कहाँ से मिला? वो मेरी जिद थी सर। मुझे ऐसे था कि मुझे अपनी बच्ची के लिए कुछ करना ही है, क्योंकि मैंने उसका पूरा बचपन खो दिया। मैं 2.5 साल की थी तब मैं अपने पिता के घर पे आई थी। तो मतलब बच्ची जब 2.5 साल हाँ, की थी मेरी तब? बच्ची जब 2.5 साल की थी तब मैं अपने पिता के घर पे आई थी। तो 2.5 साल से लेके पिछले मतलब 2.5 साल से मैं अध्ययनरत हूँ। मैंने नहीं देखा कि मेरी बच्ची कैसे उठती है, मैंने नहीं देखा कि वो कैसे खेलती है या उसकी आदतें क्या है, मैंने हर चीज खोई है। तो फिर मुझे इसकी पूरी कीमत पानी ही थी, मुझे अपनी बच्ची के लिए करना अच्छा, था। एक बात बताओ, ये अंतिम प्रश्न की सहायक आचार्य बन गई हो, बहुत शुभकामनाएं, लेकिन क्या ये आश्वस्ति थी तुम्हें कि मैं जो है वो यहाँ आ जाऊंगी, या डर था, भय था? सर कितना भय था वो आप जानते हैं, क्योंकि बात बात पे कदम कदम पे ऐसे होता था कि डर लग रहा है। तो जैसे एक बेटी अपने पिता को फोन करती है ना, वैसे मैं फोन कर देती थी भैया सर को,
कि सर बहुत डर लग रहा है, मेरा साक्षात्कार कैसा होगा, या मेरा साक्षात्कार हो गया है अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा सर, बहुत डर लग रहा है। एक बार तो सर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि मैंने सपना ही देख लिया है कि मेरा रिजल्ट आ गया और इस बार फिर मुझे धोखा मिला है। तब मतलब सर मुझे एक ही ब्रह्म वाक्य बोलते थे कि आपका हो गया है, आप चयनित हो। एक मेरे साथी है संजय सर आप जानते हैं उनको, उनको भी जब भी मैं बात करती थी तो वो एक ही बात बोलते थे, मैम आप सेलेक्टेड हो, आप परेशान मत होइए। और सर का भी सिर्फ एक ही वाक्य रहता था कि बेटा तुम सेलेक्ट हो, तुम सहायक आचार्य बन चुकी हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ उस पोस्ट पे, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। अब तुम्हारा सारा संघर्ष खत्म हुआ, अब तुम सहायक आचार्य यात्रा ये लंबी थी और इसमें बहुत सारे संघर्ष थे, इसको हम 10-15-20 मिनट में शायद व्यक्त नहीं कर सकते, ये बात सही है। और कुछ फॉर्मल भी हो जाते हैं कि क्या पूछें कैसे पूछें, और चूंकि मैं मेरे ही बारे में खुद पूछूं ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, जीवन का एक ध्येय है साथियों, और आज मेरे जो हैं वो फर्स्ट राउंड है जिसमें करीबन 10-12 साथी जो हैं मुझसे मिलने के लिए आए हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत सारा जो है वो समाज जो है वो शिक्षा समाज जो है वो ऐसे योग्य लोगों की कहीं ना कहीं उनको अपेक्षा है कि हिंदी के लिए कुछ अच्छे लोग आए, अच्छे काम करें। और इसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, ये कोई कहने के लिए नहीं कह रहा, कि मुझसे जुड़ने वाले जो अध्येता हैं, जो अध्येत्रियाँ हैं, जो छात्र छात्राएँ हैं, वो निश्चय ही हिंदी को जीते हैं, हिंदी के साथ अपनी संवेदनाओं को लेकर के जीते हैं, और हिंदी के लिए निश्चय ही तुम बहुत अच्छा काम करोगी और जीवन में बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ संदेश है तो बताइए। जी मैं यही कहना चाहूंगी, निराला की 2 पंक्तियां हैं, उनके साथ ही मैं अपना ये साक्षात्कार खत्म करना चाहूंगी कि निराला की वो पंक्तियां हैं वो मैं अपने जीवन में आधार लेकर चलती हूँ। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि जितने भी अध्येता हैं, सिर्फ हिंदी के अध्येता नहीं, जितने भी अध्येता हैं वो इन पंक्तियों को सुने और इनसे प्रेरणा ग्रहण करें। दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक मन रहा राम का जो न थका। वो अचेतन मन में कहीं ना कहीं अपने शक्ति होती है जो हमें हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है। उसी शक्ति को संचित करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, योग करो। अच्छा, आपने अच्छा बिल्कुल एक दूसरी तरफ मोड़ दिया। तो क्या ध्यान जो है वो मदद करता है? जी सर बिल्कुल बहुत मदद करता है। मैं मेडिटेशन करती थी, मैं मैनिफेस्टेशन करती थी, और मैंने अपने जीवन को खुद मैनिफेस्ट किया है। मैंने ये पोस्ट मैनिफेस्ट की है अपने लिए और मैंने पाया है। और 1 साल के भीतर ही मेरे साथ इतना अद्भुत परिवर्तन हुआ मुझ में। इतनी आप स्वयं जानते हैं सर, जब मैं पहली बार साक्षात्कार के लिए आई थी मैया पाठशाला में, और जब मैं अंतिम साक्षात्कार के लिए आई थी, ये मेडिटेशन से ही हो सका है। और मेरे एक दीदी हैं जो लंदन रहते हैं, उन्होंने मुझे मेडिटेशन से जोड़ा। उनका भी बहुत बहुत आभार है इस मंच से कि उन्होंने मुझे उस समय मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया, उन्होंने मुझे मेडिटेशन से जोड़ा, और मेडिटेशन से मैं अपने आप को मतलब ध्यान पूरा मैं अच्छे तो से आपके जीवन से आए हुए उन तमाम गुरुजन और तमाम जो साथी हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं फिर दोहराऊंगा कि कोई भी जो जीवन है वो बहुत सारे परिस्थितियों से, बहुत सारे लोगों से मिलकर के बनता है। और मैं अभी कोई औपचारिक और कोई आदर्शात्मक उत्तर नहीं चाहूँगा। प्रसन्नता, आनंद की तो पराकाष्ठा अभी तुम्हारे मन में है कि मैं बहुत बड़ी बन गई हो, तुम्हें पता नहीं है अभी, नहीं है ना? लेकिन क्या अब जीवन में कोई हिंदी के लिए कुछ करने का सोचा है? जी बिल्कुल सर। सही बताना है, आदर्शात्मक उत्तर नहीं देना है। नहीं सर, आप तो जानते ही हैं कि मैं कविता करती हूँ और मैं अपने उस हुनर को आगे और निखारना चाहूंगी। और आपके सानिध्य में आप कुछ भी बोले, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद मित्रों प्रियंका को, और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये साक्षात्कार इसलिए आपके सम्मुख कि आने वाला जो युवा वर्ग है, जो नए अभ्यर्थी हैं, जो अभी संघर्षरत हैं, उनको जीवन में इससे सहायता मिल पाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलूंगा फिर से एक नए साक्षात्कार, एक नए अभ्यर्थी के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।